तो नमस्ते सभी को। पिछले सेशन में हमने तीसरे सेक्शन का दूसरा अध्याय शुरू किया था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ विवाह, 8 प्रकार के जो विवाह होते हैं उसके बारे में डिटेल से देखा था। आज वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। तो उसी चैप्टर में है हम, ऑल मोर स्टफ रिलेटेड टू विवाह रिलेटेड जो भी और होता है उनके विषय में और थोड़ा सा आज डिटेल में जाएंगे। तो हम हैं पेज नंबर 249 पर, और हमने पैशाच विवाह तक देखा था, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि हाँ, उससे वहां से आगे बढ़ेंगे। तो उसमें है कि पितृप्रमाणाः चत्वारः पूर्वे धर्म्याः माता पितृप्रमाणः शेषः तौ हि शुल्कहरौ दुहितुः अन्यतराभावे अन्यतरो वा द्वितीय शुल्कं स्त्रीहरे सर्वेषां प्रीत्यारोपणम् अप्रतिषिधम्। तो इसमें है कि जो पहले 4 प्रकार के विवाह जो है हमने जो देखे थे, जो धार्मिक विवाह जिनको कहा गया है, उनके लिए पिता की सहमति हो बस है। इवेंचुअली जब हो जाए तो पिता का ये आशीर्वाद इनफ है। दूसरे 4 प्रकार है, उनके लिए माता पिता दोनों का ही आशीर्वाद आपको चाहिए। और आशीर्वाद चाहिए मतलब क्या, जो गंधर्व विवाह, असुर विवाह, इसमें हमने शुल्क की बात करी थी, है ना। तो उसमें है कि तौ ही शुल्क हरौ दुहितुः, कि जो पहली बार जब विवाह होगा तो जो शुल्क दिया जाएगा वो माता पिता दोनों को ही मिलेगा, ठीक है। बोथ ऑफ देम, उन दोनों को ही हक होगा। वो जो शुल्क, जो बेटी के विवाह के लिए जो शुल्क मिला है वो दोनों को ही मिलेगा। और द्वितीय शुल्कम, अगर ऐसा है कि फिर से विवाह हो रहा है या और किसी परिस्थिति में, सपोज जो हम आगे देखेंगे, पहली बार जो शुल्क है वो केवल स्त्री को जाता है, वो केवल वो स्त्री के माता पिता को जाता है। पर उसके बाद की आगे ऐसी कोई परिस्थिति आती है शुल्क की, और वो क्या क्या है वो हम आगे देखेंगे। तब जो है वो जो स्त्री स्वयं है, सपोज दूसरी बार विवाह हुआ कोई भी कारण से, ठीक है, और किस परिस्थिति में वो अलाउड है नहीं अलाउड है वगैरह वगैरह, वो हम देखते हैं और उसको हम वो देखेंगे हम। और उसमें जो वापस अगर शुल्क मिले तो वो स्त्री के अधिकार में होगा। और सर्वेषां प्रीति आरोपणम अप्रतिषिधम, कि इसके अलावा जो कहा गया है शुल्क वगैरह वगैरह, वो सब अगर छोड़ दो कि वो गाय के आर्ष विवाह में वो गाय लेके आते हैं और देते हैं, या ब्राह्मण विवाह में केवल लड़की को तैयार करके किसी स्नातक ब्राह्मण को दे देते हैं वगैरह वगैरह, ये सब अगर आप निकाल दो तो मतलब ये सब इन सब के बियॉन्ड भी माता पिता, श्वशुर, सास ससुर वगैरह, पति स्वयं, और भी जो भी प्रेम से बेटी को देना चाहे दे सकते हैं। उसपे कोई भी रोक नहीं है, उसपे कोई भी प्रतिषेध नहीं है। इसके बियॉन्ड भी जो भी देना चाहे, और केवल लड़की को नहीं, लड़के लड़की दोनों को जो भी इसके बियॉन्ड देना चाहे वो दे सकते हैं। अब इसके आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, एंड वी विल सी दैट कॉन्सेप्ट। 250वें हम पेज पर है, उसमें है वृत्ति ही आबध्यम व स्त्री धनम। स्त्री धन का कॉन्सेप्ट आया है, और स्त्री धन में घर है पर 2000 स्थाप्य वृत्ति ही अबाध्या अनियम। और जो अबाध्य है उसका कोई नियम नहीं है, ठीक है। तो इसको हम जरा समझते हैं। वृत्ति अबाध्य व स्त्री धनम, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज स्त्री धन। स्त्री धन आज भी जो हिंदू कोड बिल है उसमें आज भी स्त्री धन का कॉन्सेप्ट है। स्त्री धन मतलब क्या, जो स्त्री का विवाह होने वाला है या हुआ है, सॉरी, उसका कुछ धन है, विच इज हर ओन धन, विच इज हर ओन प्रॉपर्टी, जो केवल और केवल उसी के अधिकार में है। इसमें क्या क्या आता है, जो भी जब विवाह होता है तब माता पिता के घर से जो भी मिलता है एक स्त्री को, गहने हैं,
पैसे हैं, सपोज कोई प्रॉपर्टी है, ये जो भी मिलता है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम दहेज, ठीक है, दहेज अलग बात है, दिस इज स्त्री धन, ये केवल और केवल स्त्री के अधिकार में है। विवाह के समय इवन सास ससुर के घर से या और किसी से जो स्त्री को गिफ्ट्स मिलते हैं, सोना चांदी गहना वस्तुएं, पैसा, जो भी आप कह दो, वो सब कुछ स्त्री धन में आता है। और उसके दो प्रकार है, उसमें दो पार्ट्स है। एक है अबध्य, अबध्य बेसिकली अपने हिसाब से जिसको जो गहने वहने पैसा वैसा दे रहा हूँ वो एक है, ठीक है, अधिकतर गहने आते हैं उसमें। और दूसरा है वृत्ति। नाउ इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक अमाउंट फिक्स की गई है, विच इज 2000 व्हाटएवर कॉइन्स, ये 2000 रुपीज या जो भी तब का वो स्टैंडर्ड रहा होगा। द्विसहस्त्र, दिस इज अ फिक्स्ड अमाउंट जो एक स्त्री के नाम से रखी जाती थी, ठीक है। अलग अलग धर्मशास्त्र में अलग अलग है, कहीं पर भी ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि इतनी अमाउंट, पर अर्थशास्त्र में एक्चुअली स्पेसिफाई किया है कि इतनी अमाउंट। अब ये अमाउंट जो क्लैरिटी नहीं है वो ये है कि ये अमाउंट जो है वो क्या माता पिता देते हैं या सास ससुर या पति देते हैं या स्टेट उसको नियत करती है। आई एम नॉट सो क्लियर ऑन दैट बिकॉज यहाँ पर भी वो इतना क्लियर नहीं है। बट टिपिकली इट कुड बी फ्रॉम एनीवेयर, इट कुड बी माता पिता के घर से, सास ससुर के घर से, पति के घर से। बट द पॉइंट इज देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो एक स्त्री का जब विवाह होता है उसके नाम से रख दिया जाएगा। और गहने बहने जो मिलते हैं वो अबध्य, अबध्य मतलब देयर इज नो लिमिट टू इट, वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अबध्य और वृत्ति मतलब वो 2000 जो भी है वो स्त्री के नाम से रख दिए जाते हैं, विच इज कंप्लीटली हर प्रॉपर्टी, जिसको स्त्री धन कहा गया है, ठीक है, स्त्री का धन। और क्यों है स्त्री धन, तो उसमें वो कहते हैं तत् आत्म पुत्र स्नुषा भर्मणि प्रवास अप्रतिविधाने च भार्यया भोक्तुम अदोष। सपोज वो स्त्री जो है उसके बच्चे हैं, बच्चे बहू वगैरह वगैरह है, और जो उसका पति है वो कहीं प्रवास पे चला गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो, जो भी फंड, ठीक है। ये कितना सारा चॉकलेट रह गया, उसमें मिक्स नहीं हुआ अच्छे से। कौन खा रहा है चॉकलेट? मैं वो बॉल ओके, सॉरी, कहाँ थी मैं? वृत्ति और स्त्री धन पर, सॉरी, अबध्य। तो दिस इज कंटिंजेंसी फंड फॉर अ लेडी, कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तब कि पति नहीं है, घर वाले नहीं है वगैरह वगैरह, ऐसी कोई परिस्थिति आए तो उसका भरण पोषण रुक ना जाए। इमरजेंसी के कोई भी काम के लिए स्वयं के या स्वयं के परिवार के, स्वयं के बाल बच्चों के, इस परिस्थिति में वो स्त्रीधन का उपयोग कर सकती है, ठीक है। दिस इज द कंडीशन, मतलब दिस इज बेसिकली द कंटिंजेंसी फंड विच इज गिवन टू द स्त्री, विच इज हर्स, जिसपे उनका अधिकार है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चल के वो कहते हैं कि किस किस सिचुएशन में ये कार्य ये इसका उपयोग हो सकता है। तो जनरली जैसे मैंने कहा ये स्त्री का स्वयं का धन है, ठीक है, परंतु ऐसी परिस्थिति आए कि वो परिवार इंक्लूडिंग द पति, ठीक है, पति पर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि और कोई आजीविका का साधन नहीं है और इमरजेंसी ऐसी है, तो अगर विवाह को 3 वर्ष हो चुके हैं, सॉरी, या विवाह को कुछ सर्टेन टाइम हो गया है और बच्चे हो गए हैं, ऐसी परिस्थिति हो, तो वो पुरुष जो है, जो पति है, वो भी स्त्री धन का उपयोग कर सकता है। अच्छा, उसमें एक कंडीशन है, अगर जैसे ही पति वो स्त्री धन का उपयोग करने लगे और 3 वर्ष तक करते रहे, उसके बाद अ स्त्री कैन नॉट कंप्लेन। अगर वो पुरुष है, वो इसके एक स्त्री के अप्रूवल के बिना, विदाउट हर परमिशन, अगर ये स्त्री धन का उपयोग करने लगे और तुरंत ही जो स्त्री है वो कंप्लेन कर दे कि ऐसा मेरा पति जो है वो मेरा धन उपयोग कर रहा है, तो उसे पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। परंतु इन द फर्स्ट 4 टाइप्स ऑफ विवाह, जो पहले 4 प्रकार के जो धार्मिक धर्म्य विवाह जिनको कहा गया है, उसमें अगर 3 वर्ष तक
पति स्त्री धन का उपयोग कर रहा है और पत्नी ने उसका विरोध नहीं किया, तो फिर वो आगे कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, तो फिर वो आगे कुछ नहीं कर सकती। और बच्चों के काम के लिए यूज हुआ है तो नहीं कर सकती। परंतु 3 वर्ष के पहले ही, जैसे बिफोर 3 years अगर वो यूज करे जा रहा है एंड शी डजंट वांट इट, ठीक है, दुर्भिक्षा मीन्स खाने पीने की तंगी हो गई, बहुत खराब परिस्थिति हो, यू डोंट गेट टू ईट एंड स्टफ, यू आर इन अ कंडीशन जहां पर खाने पीने की तंगी होगी, दैट इज दुर्भिक्षा। ओके, थैंक यू। तो ऐसे जैसे मैंने कहा कि 3 वर्ष के अंदर अंदर अगर स्त्री कंप्लेन करती है तो इवन इन धार्मिक 4 किस्म के विवाह द पति विल बी पनिश्ड, बट अगर 3 वर्ष के बियॉन्ड वो कंप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि उसका अर्थ है कि पहले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था ना, आपका स्त्रीधन यूज हो रहा हो तो, और आपके पति है वो सही कार्य के लिए यूज कर रहे थे, ऐसे आपको लगाओ, इसलिए आप उसका विरोध नहीं कर रहे थे। द पॉइंट इज, एक जो पति है वो स्त्री धन का उपयोग अपने लिए नहीं कर सकता, अपने शौक ऐशो आराम के लिए नहीं कर सकता, वो बात आगे भी और आती है। जैसे मैंने कहा कि 3 वर्ष तक करे और इफ द स्त्री डजंट माइंड तो कोई बात नहीं, परंतु उसके पहले उसमें दंड लगेगा। अच्छा, उसमें भी ये हमने 4 प्रकार के विवाह की बात करी जिसमें पति हैज दिस अधिकार, परंतु गंधर्व असुर उपभुक्तम सवृद्धिकम उभयम दापयेत। अगर गंधर्व और असुर प्रकार का विवाह हुआ है कि शुल्क देके विवाह हुआ है या लव मैरिज जैसा कंडीशन है, उस कंडीशन में क्योंकि माता पिता या जो भी है उनका परमिशन ना लिया गया हो, एंड इट इज पॉसिबल कि जिन्होंने शादी की हो वो कदाचित उस स्त्री धन के लिए की हो, तो उस परिस्थिति में पतियों को बिल्कुल भी परमिशन नहीं है वो स्त्रीधन उपयोग करने की। और अगर वो लोग वो स्त्रीधन का उपयोग करे तो वृद्धि के साथ विद इंटरेस्ट उनको वो स्त्रीधन वापस लौटाना होगा, वापस जमा करके रखना होगा, ठीक है। अच्छा, उसमें भी राक्षस पैशाचोह उपभुक्त स्तेयम दद्यात्। अगर राक्षस और पैशाच तरीके से विवाह हुआ है जिसमें फिर वो स्त्रीधन वगैरह मिला है उसे, उस परिस्थिति में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो ऐसा भी चांस है ना कि जानबूझ के केवल वो पैसे मिल जाए, वो गहने मिल जाए वगैरह वगैरह, इसके लिए जानबूझकर वो स्त्री को उठाया गया है, ये भी उसमें इंटेंशनैलिटी हो सकती है। इसीलिए उन मैरिजेस में क्योंकि ऐसे जबरदस्ती जो विवाह हुआ है उसमें इनसिक्योरिटी स्त्री के लिए और भी ज्यादा है, इसलिए उस कंडीशन में तो अगर पति उसके स्त्रीधन का उपयोग करता है तो उसे स्तेयम, जो चोरी का दंड लगेगा, उसे चोरी का दंड लगेगा। दिस इज व्हाट इट इज स्पेसिफाइड, दिस इज अबाउट विवाह एंड स्त्रीधन, ठीक है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दहेज, बिकॉज दहेज क्या होता है, जो पति के घर वाले हैं उनको दिया जाता है। स्त्रीधन इज इन अ वे, जैसे इनहेरिटेंस की बात कहते हैं ना कि माता पिता के घर से पर एक जो बेटी है उसे भी कुछ मिलना चाहिए उनकी प्रॉपर्टी पे, सो देयर इज नॉट अ डायरेक्ट इनहेरिटेंस बट द इनहेरिटेंस हैपेंस इन दिस वे कि बेटी के नाम पे भी कुछ रखा जाए। यहाँ पे 2000 का अमाउंट कह रहे हैं चाणक्य, पर बहुत सारे धर्मशास्त्र में ये नहीं है, परंतु स्त्रीधन का कॉन्सेप्ट अधिकतर धर्मशास्त्र में दिया हुआ है, मनुस्मृति में भी दिया हुआ है, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी दिया हुआ है। सो दिस थिंग दैट द वुमेन हैज ओनरशिप ओवर सर्टेन प्रॉपर्टी, over certain wealth has been there in the Sanatan Dharma. ये इतने वर्षों से, इतने टाइम से सनातन धर्म में इसके लिए प्रबंध किया गया है, स्त्री के पास कुछ ना हो ऐसा ना हो, ठीक है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि यूज नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स कुछ इसमें इट बिकम्स लिटिल मोर ऑर्थोडॉक्स, कुछ स्मृतिज आर मोर liberal about some of these things, but in general there is this concept of स्त्रीधन जो आज भी होता है, आज के दिन भी स्त्रीधन is an accepted, ये हिंदू कोड बिल आप देखो तो अगर स्त्री को जो भी गिफ्ट्स वगैरह ऐसे सब मिला है अपने माँ बाप के घर से ऐसे, और अगर उसका पति आज भी उस स्त्रीधन को हड़पने का प्रयत्न करे तो she can go to court, that is hers, ठीक है। अच्छा, नाउ देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो कौटिल्य बताते हैं जिसमें स्त्रीधन का आगे क्या हो, किस परिस्थिति में जो एक स्त्री है उसको
वो स्त्रीधन पर अधिकार नहीं कर सकती वगैरह वगैरह, वो भी कुछ कुछ कंडीशंस है, तो वो भी हम देखते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि किन किन परिस्थिति में, सॉरी एक प्रश्न है, द करंट ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ दहेज and wanting a son higher thanks to British Prachin has, well, wanting a son higher, I would not blame the Britishers for that. हम ये यहाँ पर भी देखेंगे, ठीक है, and let us understand the situation overall, है ना, क्योंकि काम सारा फिजिकल होता था, जाति के हिसाब से जो काम है वो जाति व्यवस्था था, आपका फैमिली प्रोफेशन होता था, फैमिली प्रोफेशन सारा हार्ड लेबर होता था, हार्ड लेबर के लिए आपको पुत्रों की आवश्यकता अधिक होती थी। देयर वर क्लियर कट जॉब डिस्क्रिप्शंस फॉर स्त्री एंड पुरुष, इसीलिए डिजायर फॉर अ सन इज नॉट लिमिटेड टू इंडिया या सनातन धर्म। डिजायर फॉर अ सन यू फाइंड एवरीवेयर। आप साउथ ईस्ट एशियन कल्चर्स देखो, साउथ ईस्ट एशियन कल्चर्स देखो, साउथ देखो, नॉर्थ देखो, हर जगह देखो, ठीक है, क्योंकि मेल्स जो थे उनके स्पेसिफिक कार्य होते थे, सारे बाहर वाले आजीविका चलाने के कार्य, फैमिली लिनेज, बिकॉज बीज उनका होता था, वो सारा उनपे होता था, ठीक है, इसलिए देयर वाज ऑलवेज अ डिजायर, अ हायर डिजायर फॉर अ पुत्र। लेट अस नॉट ब्लेम एनीबॉडी फॉर दैट, this has been a desire across cultures since forever. अब वस्तुएं बदली है, क्योंकि अब जो समाज व्यवस्था है टेक्नोलॉजी के कारण मोर देन एनीथिंग ये बदला है ना। अब विमेन जो है वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ऑप्शंस, प्रोफेशंस इतने सारे हो गए हैं जो पहले नहीं थे, इसलिए वस्तुएं चेंज हो रही है। नाउ द डिफरेंस इज desire for a male didn't mean that women were killed, ऐसा नहीं था। The killing is a later day phenomenon which I agree probably got colonial time पे उसको वो बहुत होने लगा, because एक तो ये जो स्त्रीधन वगैरह वगैरह जब का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट था ना वो उन्होंने completely बदल दिया। They actually took away the concept of स्त्रीधन, there is something around that, ठीक है। और इतना ज्यादा लोगों के पास पैसा ही नहीं था, समाज में भी दहेज, डाउरी, ये सब का ट्विस्टेड फंडा आ गया जो पहले नहीं है। आप देखो कि कोई भी 8 प्रकार के विवाह जो हमने देखे उसमें ससुराल वाले जबरदस्ती दहेज मांग रहे, ये हमने कहीं नहीं देखा। ब्रह्म विवाह में तो ये है कि आप बेटी को तैयार करके अच्छे कपड़े पहना के जो भी आपको देना है वो देके आप भेज दो, है ना। आर्ष विवाह में तो वो सामने से ऋषि आ रहे हैं आपकी पुत्री को मांगने, आपको 2 गाय देके जा रहे हैं। असुर विवाह में स्वयं शुल्क देके आपकी पुत्री को लेके जा रहे हैं। So this concept of Zabardasti Dahej happened later on, much later on, and it became very extortionist even on the family of the parents of the girl, है ना। और ये सारा colonialist पे वैसे ही समाज व्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। तो that definitely happened much later कि स्त्रियों को मार दिया जाने लगा, जो female feticide वगैरह जो हम कहते हैं। That was never in practice, and that was never in practice because भ्रूण हत्या तो बहुत बड़ा पातक कहते हैं, बहुत बड़ा पाप कहते हैं भ्रूण हत्या, which is killing of the fetus। फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो वो समाज, वो स्मृतियां जो कहती हैं कि भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, उस समाज में फीमेल फीटिसाइड होना only shows the degeneration of that समाज, ठीक है। तो डिजायरिंग फॉर मेल डज नॉट नेसेसरली मीन किलिंग ऑफ वुमेन, तो ये भी हमने को ध्यान रखना। बट वाज देयर डिजायर फॉर मेल प्रोजेनी? फॉर श्योर। इज इट दैट राजा के बाद 99% ऑफ द टाइम उनका बेटा या सम मेल हायर बिकेम द राजा? वाज दैट अ नॉर्म? 100%। कुछ कुछ केसेस में हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा नहीं था, स्त्री को भी मिला। अगर हम सावित्री की कथा भी देखें, है ना, तो उसको सारी फ्रीडम है, शी इज चूजिंग और हर ओन हस्बैंड वगैरह वगैरह, ये सारा है। परंतु उसको जब
यमदेव से मांगना है तो वो क्या मांगती है कि मुझे और मेरी माँ को, हम दोनों को 100 पुत्र दो ताकि हमारे लिनिएज चलती रहे। ठीक है, तो लिनिएज, बिकॉज इट इज अ पैट्रीलिनियल सोसाइटी, पैट्रीलिनियल सोसाइटी है तो आगे का नाम आपका पुत्र से ही बढ़ेगा। तो दैट वाज ऑलवेज देयर, लेट अस नॉट डिनाई दैट एट ऑल। ठीक है, हाँ। सो रोहित कह रहे हैं कि रामायण में कौशल्या हैज विलेजेस अंडर कंट्रोल, इज दैट एन एग्जांपल ऑफ स्त्रीधन? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड इनफैक्ट सारी जो स्त्रियां हैं, जैसे मैंने कहा, दे वर क्वाइट इंडिपेंडेंट, क्वाइट फाइनेंशियली, स्त्रीधन के कारण। ठीक है, स्त्रीधन के कारण दे आर इंडिपेंडेंट। और कौशल्या के पास क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंशियली डिपेंडेंस नहीं था, इसीलिए भी राम और लक्ष्मण वर लिटिल मोर एट ईज कि हम चले भी जाएंगे तो ऐसा कोई खाने पीने के वांधे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये उनको मालूम था कि इतना तो है। और कैकेयी या दशरथ भी उस एंड पे तो परेशान नहीं कर पाएंगे कौशल्या को। सो दैट इज डेफिनेटली एन एग्जांपल ऑफ स्त्री। अम्मी जी, could you repeat that amount, minimum amount कितना होना चाहिए स्त्रीधन में? Is there a minimum? के हिसाब से 2000। ठीक है, बाकी धर्मशास्त्र में ये अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया गया, इट कुड बी एनीथिंग। गोल्ड कॉइंस, आई मीन वो नहीं लिखा है। 2000। ओके, पढ़ा जो, सपोज इफ आप जो भी कुछ लो, सपोज इफ गोल्ड कॉइन इज द नॉर्म, इफ 1 पड़ा इज गोल्ड कॉइन, देन 2000 गोल्ड कॉइन। इफ 1 पड़ा इज सिल्वर कॉइन, देन विल बी भी आप बेस उसमें गिन, उनके टाइम पे जो भी होगा। एंड इट इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, 2000 अमाउंट। क्योंकि आप देखो जो दंड हो रहे हैं, दंड आर लाइक 6 पर्ण, 12 पर्ण, बहुत ज्यादा हुआ तो 200 पर्ण, बहुत ही हार्डकोर क्राइम हुआ तो। ठीक है, बट अदरवाइज द दंड इटसेल्फ इज इन 12 पर्ण, 24 पर्ण इज लाइक हाई दंड। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव 2000 पर्ण इज अ गुड अमाउंट, इज अ सिग्निफिकेंटली गुड अमाउंट। उसके साथ जो गहने वहने हैं वो तो अलग। ठीक है, तो 2000 इज अ सिग्निफिकेंटली गुड अमाउंट। गॉट इट, गॉट इट। जी। सो राजेश्वरी जी, वो जो आप कह रहे हो ना, वो तो एक पिता के जो भी देना चाहे, जो भी विवाह में गिफ्ट्स मिलते हैं स्त्री को, वो सारा स्त्रीधन ही कहलाता है। पति से भी, पति के मतलब अपने पापा के घर से भी, और इवन सास ससुर के घर से, क्योंकि इवन सास ससुर चढ़ाते हैं ना, चढ़ावा चढ़ाते हैं, सोने का कुछ देंगे, ये माला देंगे, साड़ियां देंगे, वगैरह वगैरह, जो भी, वो सब कुछ स्त्रीधन में आता है। जो गिफ्ट्स पति से मिलते हैं, सास ससुर से मिलते हैं, पिता से मिलते हैं, उनके रिलेटिव से मिलते हैं, ऑल दैट इज स्त्रीधन। इट इज ऑल अंडर हर कंट्रोल, ऑल ऑफ दैट। अब जैसे आपने कहा कि घोड़े वगैरह, दासियां तो टिपिकली वो रानी के साथ ही होंगी। ठीक है, पर अगर घोड़े वगैरह राम जी को गिफ्ट किया है तो वो तो राम जी का गिफ्ट होगा। ठीक है, तो नॉट ऑल गिफ्ट बट द गिफ्ट्स गिवन टू द गर्ल, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि पति को भी तो कुछ गिफ्ट देंगे, दैट इज नॉट स्त्रीधन, दैट विल बी पतिज व्हाटएवर जो उनके काम में है। जो स्पेसिफिकली सीता जी को मिला है वो सारा स्त्रीधन ही कहा जाए। Sorry, pati gift, I didn't understand that. So there is some gifts given to the groom, as you mean, is it? So that is not. अभी भी देते हैं ना, अभी भी तो हाँ। देते हैं। तो वैसे ही राम जी को भी तो कुछ दिया होगा ना, जनक ने ऐसे ही थोड़ी खाली हाथ भेज दिया होगा। हाँ, of course. Yes, पार्ट ऑफ घोड़े हाथी जो भी है, तो वो टिपिकली विल बी फॉर दशरथ, राम जी, ऑल ऑफ दैट। जो गहने वहने वो सब है, दैट विल ऑब्वियसली बी सीता जी। जो दासियां है उसमें से भी मोस्ट ऑफ देम विल बी सीता जी। Okay. Okay. जो भी उनको मिला है, जो भी उनको मिला है वो सब। तो ठीक है, फिर आगे क्या? हाँ, तो अच्छा, अब ये स्त्रीधन कहाँ से कैसे उपयोग हो, इस सब पे भी ना थोड़ी सी रूल्स हैं। जैसे एक स्त्री है, उसका पति गुजर गया हो, ठीक है, और उसका पति गुजर गया है, और एंड शी हैज टू फेंड फॉर हरसेल्फ, स्वयं का जीवन चलाना है। और अगर उन्होंने निश्चय कर लिया है कि मैं आजीवन ऐसे ही बिना विवाह किए विधवा होकर अपना जीवन निर्वाह करूंगी, तो उनको सारी अमाउंट मिल जाएगी, जो भी उनका स्त्रीधन होगा
शी इज इन फुल कंट्रोल ऑफ इट, उनको कैसे भी यूज करना है वो यूज कर सकते हैं। परंतु अगर उनको वापस विवाह करना है, ठीक है, अगर वापस विवाह करना है तो फिर वो स्त्रीधन उनको नहीं मिलेगा। तो वो स्त्रीधन अगर उनको ऑलरेडी बच्चा है, लड़का ऑलरेडी से शी हैज अ पुत्र और अ पुत्री और व्हाटएवर, तो वो उनको चला जाएगा स्त्रीधन, ठीक है। एंड शी विल गेट व्हाटएवर अदर गिफ्ट्स आर गिवन ड्यूरिंग द सेकंड विवाह। इसमें वो हम बात कर रहे थे ना कि वो शुल्क की बात आई थी, जो कि अगर वो विवाह शुल्क लेकर वापस किया गया है देन दैट शुल्क विल बी हर्स, ठीक है। तो सेकंड विवाह में भी शी हैज सम फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बट द फर्स्ट मैरिज का स्त्रीधन, इफ शी मैरीज अगेन इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ फैमिली, अगर बच्चा बच्ची कुछ हो चुका है और उसके बाद भी वो वापस विवाह करना चाहे, इन दैट केस जो उसका स्त्रीधन है वो उसके पुत्र पुत्री को जाएगा, और जो अगर दूसरा शुल्क पति से मिलने वाला है सेकंड पति से, दैट शी विल गेट, बट अदरवाइज शी हैज टू गिव अप हर स्त्रीधन। पर अगर बच्चा नहीं है, ठीक है, अगर बच्चा नहीं है और अगर पालन कर पाए ऐसी परिस्थिति नहीं है, देन शी डजंट हैव टू गिव अप हर स्त्रीधन, ठीक है, देन शी कैन स्टिल कीप इट एंड स्टिल गेट मैरिड एंड दैट इज फाइन। अच्छा, अब उस केस में सपोज उस विवाह से भी दूसरा बच्चा हुआ, ठीक है, नाउ देयर आर टू स्त्रीधन, राइट, एक स्त्रीधन पहली शादी का, दूसरा स्त्रीधन दूसरी शादी का। तो अगर वो स्त्रीधन यूज हो रहा है तब तो एक चीज है, पर अगर स्त्रीधन नहीं यूज हुआ, जो भी बचता है उसमें वो किसको जाएगा? जो पहले विवाह का स्त्रीधन है वो पहले बच्चे को जाएगा, जो मतलब उस विवाह के बच्चे को जाएगा। जो दूसरे स्त्रीधन है वो सेकेंड इसमें जाएगा, ठीक है। एंड वो इसमें देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन गर्ल एंड बॉय, जो भी बच्चा है, लड़की है या लड़का है, दोनों को मिलेगा। गहने तो सारी लड़कियों को ही मिलेंगे, बट इवन अदरवाइज लड़का लड़की दोनों को ही वो प्रॉपर्टी जो माँ की है वो मिलेगी, वो पति को नहीं जाएगी। दैट प्रॉपर्टी जो स्त्रीधन है वो पति को नहीं जाएगी। सपोज एक स्त्री की मृत्यु हो गई, ठीक है, और ये स्त्रीधन है तो वो उनके बच्चों को जाएगा, पति को नहीं जाएगा। ओनली इन द केस जहां पर बच्चे भी नहीं है, जहां पर बच्चे भी नहीं है वहां पर वो प्रॉपर्टी जो है वो फिर पति को जाएगी, वो जो वेल्थ है वो पति को जाएगी। और उसमें भी सपोज देयर इज एन एलिमेंट ऑफ शुल्क जो पति से मिला है, ठीक है, शुल्क जो मिला है वो तो उनको भी नहीं जाएगा, वो तो जो उनके परिवार वाले माता पिता भाई बहन जो भी है वो उनको चला जाएगा। तो उसमें भी वो डिविजन है, कोई कौन क्या क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो ये इस किस्म का भी बहुत अच्छा क्लैरिटी दिया हुआ है अर्थशास्त्र में। तो एज आई सेड कि देयर आर रूल्स अराउंड इट, बट देयर आर आल्सो वेज आउट ऑफ इट, कि मतलब स्त्रीधन पर आपका हक पूरा तभी है जब आप एक्चुअली पति चला जाए एंड यू वांट टू यूज इट एज आई सेड इमरजेंसी के लिए। पर अगर आपको वापस विवाह करना है तो देयर आर सम कंडीशंस अराउंड इट, जिसमें आप चाहो तो स्त्रीधन रख सकते हो अगर देयर इज अ जस्टिफाइबल रीजन कि आपको विवाह करना, कोई भी नहीं, यू डोंट हैव अ फैमिली। अगर फैमिली है तो यू कैन पास ऑन योर स्त्रीधन टू योर बच्चा एंड देन वो उसके नाम पे कर दिया बेसिकली, एंड यू गेट मैरिड एंड गेट अनदर स्त्रीधन और व्हाटएवर यू आर सपोज्ड टू गेट फ्रॉम दैट शुल्क जो भी है वो आपको मिलेगा। अच्छा, अब एक चीज और है, ठीक है, एक तो शुल्क जो शादी के वक्त दिया है, सो पति ने जो शुल्क दिया होगा वो एक शुल्क अमाउंट जो भी विवाह में दिया है। दूसरा है ये गिफ्ट्स वगैरह वगैरह जो स्त्रीधन गिफ्ट्स का जो ये है वो। थर्ड इज प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, ठीक है, कि अगर पति की कोई प्रॉपर्टी हो और अगर पति गुजर जाए तो उसमें भी स्त्री का हक है। परंतु अगर वो स्त्री वापस फॉर व्हाटएवर रीजन लग्न करना चाह रही है, ठीक है, तो उसे पति की प्रॉपर्टी तो नहीं मिलेगी, दैट इज वेरी क्लियर, ठीक है। पति दायम विंदमाना जिए, जो वापस जिसने भी विवाह किया कोई भी कारण से नया फैमिली शुरू करने के लिए वो स्वयं अपने आप को नहीं सपोर्ट कर पा रही है व्हाटएवर, तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में तो उसे भाग नहीं मिलेगा, ठीक है, दैट इज वेरी क्लियर। वो तभी मिलेगा जब वो शी इज डिसाइडिंग कि मुझे विवाह नहीं करना दोबारा, वो उसी केस में होगा। बाकी सब मिलने का, बाकी सब आपको मिलेगा। तो ऐसे कुछ कुछ और भी कंडीशंस वहां पर है। हाँ, और अगर विवाह जो है वो सपोज दूसरा विवाह करना है, वो श्वशुर जो सास ससुर है उनके विरुद्ध जाकर किया, तो यू विल लूज योर स्त्रीधन ऑल ऑफ दैट। अगर उनसे परमिशन से किया देन यू वोंट लूज, देन बेसिकली आपका स्त्रीधन विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फैमिली टू द अदर,
ठीक है, तो आप यू वोंट लूज इट। पर अगर जबरदस्ती अगेंस्ट विशेस जाके विवाह किया तो आपका वो जो स्त्रीधन है वो चला गया, ऐसा भी कुछ कुछ उसमें है। बैंक लाइक इंस्टीट्यूशन, एक्चुअली ऐसा मुझे नहीं लगता है कि बैंक लाइक इंस्टीट्यूशन था, कोई तो परिवार में ही था जिसको इसका ये रखने के लिए सौंप दिया जाए। इट वाज मोर लाइक दैट। बैंकिंग सिस्टम जैसा डायरेक्टली अभी तक तो कुछ नहीं आया जो आपका संभाले। Okay, because I was wondering how, अगर disputes है, ऐसे remarriage and all that, like complications like that, then how do they, also they talk of interest, you have to return it with interest and things like that, then कैसे वो, how do they solve वो this? किसी को ना नॉमिनेट करते थे, ऐसा मुझे लग रहा है कि somebody would be nominated जिसको ये मिलेगा, जो जिसके अधिकार में ये होगा, और वो जब चाहिए तब फिर स्त्री को दे देगी। और डिस्प्यूट के टाइम पे तो वो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा ना, वो कोर्ट वोट है, दोनों साइड जो अपील कर रहे हैं नहीं वगैरह वगैरह, एंड वो अपील में whoever proves their side wins and get the property. So मैं भी मुझे भी यही प्रश्न था, कोई ऐसा है क्या, बट एज आई सेड आई डोंट नो। इवन जो 2000 रुपए का जो मैं कह रही थी ना, श्रीधर, अगर 2000 आपने ये किया हुआ है कि इतना होना चाहिए, तो क्या उसमें कोई एस्पेक्ट स्टेट का भी था क्या? आई एम नॉट सो श्योर। मुझे लगता है कदाचित वो भी हो सकता है, क्योंकि हर पिता या हर पति 2000 पॉइंट डेफिनेटली रख पाए, ये तो पॉसिबल कदाचित ना भी हो। तो उस परिस्थिति में क्या स्टेट से वो अमाउंट मिलता था? दिस ऑल्सो आई एम नॉट क्लियर। प्रोबेबली देयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ दैट टू, कि वो जो सोशल वेलफेयर की पार्ट है उसमें कदाचित स्टेट ऑल्सो गेट्स इन्वॉल्व, और इसलिए उसमें सर्टेन अमाउंट है, बट ये एकदम क्लियरली नहीं दिया गया है। तो इसलिए दिस इज ऑल लेफ्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, या कदाचित ऐसा होगा या नहीं होगा। बट द पॉइंट इज कि देयर वाज अ सेफ्टी नेट प्रोवाइडेड, वो सिक्योरिटी नेट तो डेफिनेटली प्रोवाइडेड थी फॉर द लेडी। ये तो मैंने कहा ना कि अगर पुत्र हो और अगर आप वापस शादी कर रहे हो तो आपके पुत्र को जाएगा स्त्रीधन। अगर पुत्र भरना, अगर आजीविका चलाने के लिए या बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, तो अलग चीज है, देन यू कैन कीप इट वगैरह वगैरह, एंड देन द डिवीजन हैपेंस डिपेंडिंग ऑन कौन से पति का स्त्रीधन कहाँ से आया है। आपद अर्थम ही स्त्रीधनम, आपद मतलब इमरजेंसी है, जैसे कि स्त्रीधन जो है वो इमरजेंसी के लिए ही है, कि स्त्री ऐसी परिस्थिति ना आए कि उसे दर दर के ठोकरे खाने पड़े जस्ट बिकॉज पति है। तो आपद अर्थम ही स्त्रीधनम। ओके, फिर स्त्रीधन किसे जाएगा ये भी मैंने आपको बता दिया। जीवति भर्तरी वृत्त्यायाः पुत्रा दुहितरं च स्त्रीधनम विभजरे, कि अगर स्त्री की मृत्यु हो गई है तो उसका जो स्त्रीधन है वो पति को नहीं जाएगा, सबसे पहले पुत्र और पुत्री को जाएगा। पुत्र भी नहीं है तो पूरा ही पुत्री को जाएगा, ठीक है। सो द गर्ल्स ऑल्सो हैव दैट इनहेरिटेंस राइट फ्रॉम द स्त्री और फ्रॉम द मदर, परंतु अगर बच्चे है ही नहीं तो फिर वो पति को जाएगा, इस तरीके से। फिर अब की जो बात है वो पतियों के लिए। यार गिव मी 1 सेकेंड ना, मैं जरा पानी लेके आती हूँ, मैं आज पानी लेना भूल गई, मेरा गला ही होगा। सॉरी, क्षमा से। अब का जो सेक्शन है, तब तक स्त्रीधन की बात हुई। अब आगे का जो सेक्शन है वो है कि
इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस, किस किस परिस्थितियों में पति जो है वो दूसरा विवाह कर सकते हैं, या दूसरा विवाह करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, या क्या क्या शुल्क देना चाहिए, इसके ऊपर है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो कहते हैं कि 8 वर्ष तक आपका विवाह हुआ, 8 वर्ष तक अगर आपको कोई बच्चा नहीं हुआ हो, ठीक है, अगर बच्चा ना हो रहा हो 8 वर्ष तक, एंड व्हेन आई से बच्चा, इट इज बेसिकली पुत्र। 8 वर्ष तक अगर सन नहीं है, पुत्र नहीं है, या 10 वर्ष यू हैव टू वेट, 8 वर्ष अगर आपको पुत्र नहीं हुआ है, कोई भी बच्चा बच्ची कुछ भी नहीं हुआ है, तो यू हैव परमिशन टू मैरी अगेन। परंतु अगर बच्चा हुआ है बट इट इज अ डेड किड, सब पहली एक प्रेगनेंसी में मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ हो, ठीक है, तो आपको 10 वर्ष तक इंतजार करना है। ठीक है, या फिर बच्चियां हुई हो, ऐसा नहीं है कि बच्चे हो नहीं रहे, हुए हैं बट लड़कियां हुई हो, इन दैट केस यू हैव टू वेट फॉर 12 years। सो 8 years, अगर 8 साल तक कोई भी आपत्ति ना हो, लड़का या लड़की, ठीक है। 10 वर्ष वेटिंग अगर मृत बालक का जन्म हुआ हो, एंड 12 वर्ष वेटिंग अगर कन्याओं का जन्म हुआ हो। तो ये सब अगर आफ्टर दैट जो पुरुष है वो दूसरा विवाह कर सकता है, ठीक है। परंतु अगर इसके पहले कर दिया विवाह, अगर इसके पहले विवाह कर दिया, तो क्या होगा, उसे जो स्त्रीधन है या उससे वो स्त्रीधन का की वैल्यू का शुल्क, तो स्त्रीधन तो है ही, बट ही हैज टू गिव मोर शुल्क, मोर प्राइस टू द वाइफ, ठीक है। और वो विवाह, तो दैट इज द पेनल्टी। एक तो उसे पेनल्टी लगेगी स्टेट से, और ही हैज, और का मतलब एंड, ठीक है, नॉट और, स्टेट पेनल्टी के साथ साथ जो स्त्रीधन से, जो एग्जिस्टिंग स्त्रीधन है, या तो उससे आधा या उसके वैल्यू का, या उससे बढ़कर व्हाटएवर, वो जो स्त्री है और एग्जिस्टिंग वाइफ जो है, उसको आपको शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है, देन यू कैन मैरी। सो बेसिकली इफ यू पे योर वाइफ, ठीक है, तो और उसकी मर्जी, बेसिकली आप उनको पैसे दे दो आपकी एग्जिस्टिंग वाइफ को, तो आप और भी शादियां कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक गृहस्थ के लिए पुत्र होना आवश्यक है, बच्चे होना आवश्यक है, स्पेशली पुत्र, बिकॉज एक तो वो आपका हाथ बटाएंगे काम में, क्योंकि सारे फैमिली के काम कार्य होते थे, फैमिली प्रोफेशंस होते थे, और दूसरा जो प्रोक्रिएशन, जो कंटिन्यूएशन ऑफ लिनिएज है, वो भी आप चाहते हो, ठीक है। इसलिए आप मल्टीपल विवाह कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। परंतु या तो यू मीट दिस कंडीशन कि सच्ची में ऐसी परिस्थिति है कि आपको बच्चा नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, या फिर यू हैव इनफ मनी कि आप सबको अफोर्ड कर पाओ, क्योंकि अगर आप शुल्क दे पा रहे हो, दैट शोज यू आर वेल ऑफ। सो इफ यू आर वेल ऑफ, यू कैन डू मल्टीपल मैरिजेस, एंश्योरिंग कि सारी जो वाइफ्स है आपकी, कोई भी रास्ते पे ना आए, ऐसे आप छोड़ के कोई रास्ते पे आ जाए, ऐसे नहीं, उनका भी आजीविका का प्रबंध कर पाओ, उतने आप सक्षम अगर हो, तो आप और विवाह कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द वन कंडीशन ऑन पुरुषों के लिए विवाह कैसे कर सके। स्त्री के लिए विवाह तो एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब या तो उसका पति मर जाए, या एज वी सी इन द नेक्स्ट वन, पति पतित हो जाए, इन दैट केस वो पति को छोड़ सकती है। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोर्स, जो हम अगले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है, वील कम टू दैट। परंतु एज आई सेड कि अगर पति मर जाए, या जैसे आगे कहा गया है, नीचत्वम परदेशम व प्रस्थितो राज किल्बिषि प्राण अभिहंता पतितः त्याज्य क्लीबो अपि वा पतिः। अगर पति इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, नॉट इन अ पोजिशन टू गिव यू बच्चा, अगर राजद्रोही हो, अगर राज्य के अगेंस्ट उसने कुछ किया हो, या परदेश कहीं चला गया और तुमको, उसका आगे हम देखेंगे कि देयर इज अ सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम दैट यू वेट, पर उसके बाद भी वो ना ही आए, तो ऐसी परिस्थिति, या उससे आपको प्राण का डर हो, आपको आपके पति से प्राण आपके चले जाए ऐसा डर हो, इन परिस्थितियों में आप अपने पति को त्याग सकते हो।
और फिर दूसरा विवाह कर सकते हो, बट यू कैन त्यागो योर पति, इसकी जैसे पुरुषों को भी आगे हम देखेंगे और कि किन परिस्थितियों में वो स्त्री को त्याग सकते हैं, वैसे इन स्पेसिफिक परिस्थिति स्त्रियां भी जो है वो अपनी पुरुष को त्याग सकती है। दीज आर द रीजन, दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस जिसमें ऐसा हो सकता है। और अगर पति मृत है तो इन केसेस में दोबारा विवाह स्त्री भी कर सकती है। अगर बच्चा कुछ नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बच्चा है तो फिर देयर इज अ कंडीशन अबाउट आपके स्त्री धन का क्या हो, ठीक है। तो दैट इज वन। अच्छा, अब द थिंग इज जैसे बच्चा हो उसके लिए पूनम जी से पुत्र मीन्स संतान नहीं, पुत्र मीन्स पुत्र मीन्स सन, क्योंकि वी सॉ राइट, अगर पुत्रियां भी है कन्याएं भी है तो 12 वर्ष बाद ही कैन मैरी अगेन। हमने जो शुरुआत में कहा था, द डिजायर फॉर पुत्र इज नॉट न्यू टू सनातन धर्म अलोन। व्हाई? बिकॉज जो पुत्र है उससे आपकी पैट्रीलिनियल जो लिनिएज है वो पुत्र से ही डिसाइड होती है। अगर आपकी पुत्रियां है तो यू नो पैट्रीलिनियल सिस्टम वो तो किसी और के घर की बहू बन जाएगी ना, तो आपका जो परिवार है, आपके जो परिवार की लिनिएज है वो तो चली जाएगी, वो तो एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए पुत्रों का होना आवश्यक कहा जाता था। एंड दूसरा, एज आई सेड, अभी जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेबर था, रोल्स वर वेरी क्लियरली डिफाइंड कि स्त्रियां क्या कर रही है, पुरुष क्या कर रहे हैं। तो अगर आपको फैमिली का काम भी चालू रखना है तो भी पुत्र होना आवश्यक है। मोर द चिल्ड्रन यू हैव, आप अधिक काम कर सकते हो, मोर द हैंड्स यू हैव टू डू योर वर्क, जो कदाचित स्त्रियां हर एक इसमें नहीं करती थी, बिकॉज रोल डेफिनेशन बहुत स्ट्रांग होती थी, ठीक है। इसलिए पुत्र का डिजायर इज नॉट स्पेसिफिक टू भारत एंड इट वाज देयर, एंड लेट अस अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दैट टाइम पीरियड। आज के परिप्रेक्ष्य में उसे देखकर अरे बाप रे ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, आप तब की परिस्थिति समझो, तब की लाइफस्टाइल समझो, तो ऐसा था, ठीक है। आज परिस्थिति अलग है, आज लड़कियां जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। आज किसी को काम करने के लिए, एक तो जाति रिलेटेड प्रोफेशंस बहुत कम हो गए हैं, सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, है ना, वो तो टेक्नोलॉजी के कारण टूट ही गया है वैसे भी। और काम करने में स्त्रियां भी अभी उतनी सक्षम हो गई है, लेबर इंटेंसिव इतना नहीं है अधिकतर, है ना, अधिकतर चीजें ऐसी लेबर इंटेंसिव नहीं है। परिस्थिति ऐसी है कि सभी काम कर सकते हैं, घर पर हेल्प है, सब कुछ है, तो थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली। और जो लिनिएज की बात है वो तो आज भी सच है, बट पीपल डोंट केयर फॉर इट एंड इट्स फाइन, ठीक है। द वैल्यू सिस्टम्स हैव चेंज्ड, सबका अलग ना आपका अलग है। इसलिए आज की परिस्थिति को देखकर लेट्स नॉट लुक डाउन अपॉन द पास्ट। पास्ट में हर जगह ऐसे ही था, पैट्रिलिनियल सिस्टम्स में ऐसा ही होता था। और अगर पैट्रिलिनियल सिस्टम्स अधिक थी, देयर वुड हैव बीन अ रीजन फॉर। मैट्रिलिनियल हमें बहुत कम सिचुएशंस में मिलती है, और मैट्रिलिनियल जब होती भी है तब इट इज बाय एक्सेप्शन। हम केरला की बात करते हैं, मैं रिसेंटली एक फ्रेंड से बात कर रही थी, तो केरला में भी इट वाज नॉट मैट्रिलिनियल ऑलवेज। कोई तो एक युद्ध हुआ था बड़ा, जहां पर सारे जो पुरुष थे वो बहुत सारे पुरुष मर गए थे, उसके बाद मैट्रिलिनियल सिस्टम स्टार्टेड एंड इट इज रेयर, इट इज नॉट दैट कॉमन एवरीवेयर। सो देयर मस्ट बी अ रीजन व्हाई वन सिस्टम सर्वाइव्स मोर देन द अदर, ठीक है। इसलिए हर जगह दुनिया भर में ऐसा था, तो जो था उसे एक्सेप्ट करते हैं, लेट्स मूव ऑन। वी डोंट हैव टू से कि आज भी वैसा हो, नहीं आज ऐसे होने की आवश्यकता नहीं है, पर तब वैसे था एंड वी डोंट हैव टू बीट आवरसेल्व्स अप फॉर इट, बिकॉज़ हर जगह ऐसे ही था, उसका कारण था जो है। लेट्स लुक एट इट फ्रॉम दैट दृष्टि, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब आपकी मल्टीपल स्त्रियां हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने पिछली बार भी देखा था कि देयर इज नथिंग लाइक कॉन्ट्रासेप्शन, है ना, कॉन्ट्रासेप्शन नहीं था। और काम भी जो है, जो इंटरकोर्स भी है, ऐसा ये नहीं है, इट इज मेनली मेंट फॉर हैविंग आपत्य, संतान के लिए आपको चाहिए। तो ये है कि सर्टेन जब ओव्यूलेट करती है जब स्त्रियां, उस टाइम पे संभोग होना आवश्यक है, ओनली देन बच्चा होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। दैट ओव्यूलेशन पीरियड इज इंपॉर्टेंट टू टेक टू बी कंसिडर्ड। तो सपोज आपकी एक से ज्यादा स्त्री है और दोनों का वो जो ऋतुकाल जो है वो एक है, तब आप क्या करो? दैट इज अ की क्वेश्चन, क्योंकि दोनों स्त्रियों को बच्चा होना चाहिए, है ना, बोथ स्त्रीज डिजायर दैट। तो उस केस में क्या करो? तो उसके लिए भी देयर इज अ प्रोविजन कि जो पहली वाइफ है, जो फर्स्ट वाइफ है,
और जिसको ऑलरेडी पुत्र है या जो भी ऑलरेडी गिवन योर किड, उसके पास आप पहले जाओगे. सो देयर इज अ प्रायोरिटी इन दैट एज वेल, कि जो जिसके साथ पहला विवाह हुआ है दैट विल ऑलवेज बी द फर्स्ट प्रायोरिटी अनलेस शी डजंट वांट इट. ठीक है. सो देयर विल बी सिचुएशंस वेयर शी डजंट वांट इट, तो तभी आपको उसका मान रखना पड़ेगा. नहीं तो इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी ऑफ हैविंग इवन संभोग गिवन, अगर उनके ऋतुकाल एक साथ आ जाए तो जो पहली पत्नी है उसको आप प्रायोरिटी दोगे, ये भी उसमें दिया हुआ है. परंतु दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. पुत्रवती धर्म कामा वंध्या बिंदु नीरजस काम वा ना कामम उपेयात. अगर एक स्त्री जो है शी इज ऑलरेडी गिवन यू अ चाइल्ड, एक पुत्र आपको दे दिया है, ठीक है, या फिर वो नहीं चाहती, शी डज नॉट वांट सेक्स, या वो मेनोपॉज उनका हो चुका है, ठीक है, या फिर शी हैज नेवर बीन एबल टू गिव यू किड्स, वो बंध्या है व्हाटएवर, या शी इज नॉट बीन एबल टू गिव यू किड्स, या फिर मृत बच्चा हुआ है, ठीक है. इन सारी परिस्थितियों में इफ द स्त्री इज नॉट विलिंग, इन सारे केसेस में, तो यू शुडंट पुश. पर अगर ऐसा नहीं है, अगर वो मेनोपॉज उनका हुआ नहीं है, ठीक है, अगर पुत्र भी, एक भी बच्चा भी नहीं हुआ है, इन दैट केस स्त्री की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट शी शुड कंप्लाई, बिकॉज एक गृहस्थ जीवन का मेन गोल ही उस समय संतान प्राप्ति था. ठीक है. बट इन अदर केसेस अगर बच्चा हो गया है एंड शी डजंट वांट इट, और देयर आर अदर रीजंस, 8 साल से बच्चा नहीं हुआ है, या एक कभी मृत बच्चा हुआ हो, या मेनोपॉज में पहुंच गए वगैरह वगैरह, देन डोंट फोर्स हर, देन एब्सोल्युटली डोंट फोर्स हर. ये बेसिकली वो कहते हैं न च अकामः पुरुषः, और ना ही अगर आपको मतलब अगर स्त्री में कोई रोग वगैरह हो और आपको डिजायर ना हो तो आप भी उसको अप्रोच मत करो. हाउएवर ही सेज कि अगर पति में ऐसा कोई प्रॉब्लम भी हो, बट इफ द स्त्री डिजायर्स अ चाइल्ड देन शी कैन स्टिल अप्रोच सच हस्बैंड, बिकॉज बीज तो उन्हीं से आएगा. ठीक है. तो एनीवेज कुछ चीजें आर वेरी वेरी, तो जो हम कह रहे थे ना कि जो रूल्स अगर हम देखें, सो दिस इज लाइक राइट इनटू योर बेडरूम, दैट आल्सो इज इससे रिलेटेड भी रूल्स रेगुलेशंस तो क्या, बट देयर इज अ फ्रेमवर्क कि ऐसे परिस्थिति में भी दंड वंड है, वो तो जबकि आज भी है, ऐसा नहीं है, बट द स्टेट लुक्ड एट ऑल दीज थिंग्स एज वेल, इज द पॉइंट. ठीक है. एंड द अदर पॉइंट व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि परिस्थिति में स्त्री भी अपने पति को छोड़ सकती है. कहां पर where did you lose me? मेरा आवाज आ रहा है क्या? Yes, it's fine now. Just in between. Okay, ठीक है. पूनम जी कह रही है इन कंटेक्स्ट ऑफ इनहेरिटेंस, हाँ, स्त्रीधन में पुत्र पुत्री में फर्क नहीं है, बोथ ऑफ देम आर एलिजिबल. ठीक है. तो दैट वन, यस, इसमें संतान इज राइट. तो अब ये सेकंड चैप्टर. थर्ड चैप्टर जो है वो भी विवाह से रिलेटेड ही है, और आगे कि इसमें डिवोर्स की बात आती है. ठीक है. परंतु उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम पढ़ते हैं. जो थर्ड चैप्टर, पेज नंबर 254. ठीक है. इसमें कहते हैं द्वादश वर्षा स्त्री प्राप्त व्यवहार भवति, 16 वर्षः पुमानः, अतः ऊर्ध्वम् शुश्रूषायां 12 पणाः स्त्रियः दंड पुंसो द्विगुणाः. एज ऑफ मेच्योरिटी आज 18 हम 18 कहते हैं, 18 फॉर विमेन एंड 21 फॉर मेल्स जनरली. ठीक है. अभी तक जो है, उस समय स्त्रियों के लिए मेच्योरिटी एज वाज 12, पुरुषों के लिए 16. What it means is that after 12 और after 16 आप विवाह कर सकते हो. आप विवाह कर सकते हो नहीं, आप करवाना चाहिए आगे जाके. तो ये है कि as soon as 12 और 16 हो जाए, क्योंकि आपत्य प्राप्ति was important, तो आपको कोई भी ऋतुकाल जो है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ऐसे कहते हैं. ठीक है. वो नहीं जाना चाहिए. इसलिए खैर, तो 12 में मेच्योरिटी, जो मेच्योरिटी के एज है वो स्त्री के लिए 12, पुरुष के लिए 16. ये विवाह के लिए भी उपयुक्त है और साथ साथ और कारणों से भी. सो एट व्हाट एज आर यू एक्सपेक्टेड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्टेट? जो आप नहीं करोगे तो आपको दंड मिलेगा. तो स्त्री के लिए 12,
पुरुष के लिए 16 आर द डेट्स, आर द एज ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे महत्वपूर्ण तो शादी के लिए ही है, बट दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल। जब हम माइनर और मेजर की बात करते हैं ना, तो इसके पहले वो माइनर गिने जाएंगे। 12 वर्ष से छोटी लड़की और 16 वर्ष से छोटा लड़का जो है वो माइनर गिनते हैं। तो दिस इज द कट ऑफ वी टिपिकली कंसिडर इन आवर धर्मशास्त्र। फिर इसमें ना एक बात है, वो ज्यादा क्लियर नहीं है, मैंने 2-3 सोर्सेज देखे, बट बेसिकली देयर इज समथिंग अराउंड, सपोज जैसे मैं समझ रही हूँ कि सपोज भले ही 12 वर्ष के बाद मेच्योरिटी आती है, बट पॉसिबल है कि किसी का विवाह ऑलरेडी आपने कर दिया हो। ठीक है, किसी का विवाह डिसाइड कर दिया हो, नक्की हो गया हो कि विवाह इनके साथ करना है, 12 वर्ष में आप उनको लेकर जाओगे, बट विवाह हैज बीन डिसाइडेड, तो भी उसका जो कुछ भरण पोषण है वो स्त्री का, वो पति के फैमिली वाले करेंगे। ठीक है, एट सर्टेन पॉइंट्स इन टाइम। अगर वो डेट निश्चित ना हो कि कब है, बट विवाह डिसाइड हो गया हो, तभी भी उसका भरण पोषण करेंगे। पर वंस द स्त्री इज विद द स्वशुर फैमिली, अगर सास ससुर के घर रहने लगे, तो फिर उसके घर वालों को कोई एक्स्ट्रा इनकम पैसा देने का, उसका भरण पोषण को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज वन। इन अदर केसेस दिस है कि अगर अलग रह रहे हैं, वो डिवोर्स जैसा हो गया है, in that case पैसा certain amount of money is decided and that has to be, वो जो पति है वो देता रहेगा, something like that। ठीक है, but I think that's not so important, so that part we skip। पर एक चीज है जो और भी थोड़ा इसे रोचक बनाती है। ठीक है, let's remember we are talking about an age at least 2000 years ago, और जो विवाह हमने देखा बहुत बचपन में हो रहा है। 12 वर्ष की लड़की, विच इज स्टिल अ किड इन दैट सेंस, है ना, 12 वर्ष की लड़की अभी भी छोटी है, तो डिसिप्लिन कैसे करो। ठीक है, बच्ची है, वो भी बच्ची है जब विवाह करके आई है, बट इन जनरल अगर स्त्री है उसको आपको डिसिप्लिन करना है तो कैसे करो। तो वो कहते हैं कि गाली गलौज दो, माता पिता को गाली गलौज दो, उसको गाली गलौज करो, ऐसे नहीं। आप सबसे पहले प्यार से समझाओ, एसर्टिवली डिसिप्लिन होके समझाओ। उसके बाद भी ना माने तो क्या, ठीक है, उसके बाद भी ना माने तो। नाउ लेट्स रिमेंबर, कुछ कॉन्टेक्स्ट आज के लिए है, कुछ कॉन्टेक्स्ट आज के लिए नहीं है। देयर आर पार्ट्स व्हिच यू कंप्लीटली इग्नोर फ्रॉम टुडेज पर्सपेक्टिव, दिस इज वन ऑफ दिस। पर क्या है हम जानते हैं, वी शुड जस्ट नो। ठीक है, केवल पता हो। तो वो कहते हैं सबसे पहले तो आप गाली गलौज ना करो, और लड़की जो है उसको प्यार से समझाओ। अगर उसके बाद भी वो बिल्कुल ना ही समझे, कुछ माने ही नहीं और उद्धटपना करती रहे, ठीक है, लेट्स एज आई सेड 12 वर्ष की जनरली उस उम्र में शादी हुई है आपकी, छोटे से ही हुआ, तो उसमें आप क्या करोगे। वो कहते हैं कि ऐसे थोड़ी सी रज्जू यू नो रोप है या थोड़ी सी लकड़ी है या हाथ से ऐसे 3 बार ठपकारो पीछे, ऐसे पीछे ऐसे 3 बार उसको तुम मार सकते हो ये। परंतु इससे ज्यादा अगर मारा तो फिर आपको दंड है। ठीक है, तो दिस मच परमिशन इज गिवन। नाउ थिंक ऑफ इट दिस वे, इधर में मीन से कि यार ये तो हाउ डेयर दे अलाउ मारना। डोमेस्टिक वायलेंस आज भी होता है ना, डोमेस्टिक वायलेंस ऑल्दो इट इज बैड आज भी होता है। नॉट टू से दैट वाज अप्रूव्ड बाय स्टेट, बट द स्टेट हैज सेड चलो ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं, पिता भी पुत्र को ठपकारते हैं, है ना, ये भी हमने देखा है कि ऐसा उनपे तो कोई नियम ही लागू नहीं है, जितना चाहो आप अपने बच्चे को मार सकते हो, है ना। तो यहाँ पर भी बट देयर इज अ लिमिट स्पेसिफाइड कि आप 3 बार ऐसे ठपकार सकते हो फिर पीछे, उससे ज्यादा अगर करोगे तो फिर यू विल बी पनिश्ड बाय स्टेट, यू हैव टू पे अ पेनल्टी बाय स्टेट। ठीक है, दिस प्रोविजन इज ऑल्सो देयर कि आप कैसे करो। अच्छा, अगर तो जैसे अगर पति इससे ज्यादा कुछ करता है स्त्री पर वायलेंस, तो उसको मार पड़ेगी, उसको पनिशमेंट मिलेगा, पेनल्टी दंड देना पड़ेगा। उसी तरीके से एक स्त्री भी जानबूझकर ऐसे कार्य करती रहे जो पति के इसके अगेंस्ट हो, या जानबूझकर यू नो जो नहीं अलाउड है वो करती रहे, तो स्त्री को भी पनिशमेंट मिलेगा। अगर वो भी ना माने और वो करे तो उसे भी पनिशमेंट मिलेगा। सो दिस इज ऑल्सो देयर। फिर ये डिवोर्स पर है। ठीक है, दिस पार्ट इज ऑन डिवोर्स। कि सपोज एक स्त्री है, उसको उसका पति बिल्कुल ही पसंद नहीं है,
ठीक है, शी डजंट जस्ट लाइक हिम, होता है ना, उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, शी डजंट वांट टू स्लीप विद हिम, ठीक है, वो उसके साथ सोना ही नहीं चाहती है, वो ना उसके लिए तैयार होती है, ना उसकी शुश्रूषा करती है, कुछ नहीं करती है, ठीक है, शी जस्ट डजंट लाइक हिम एट ऑल। तो उस परिस्थिति में क्या हो, तो उसके लिए ऐसा प्रोविजन है, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, अब आ रही है। तो उसमें ऐसा है कि जैसे हमने देखा कि अगर एक पति को दूसरा विवाह करना है तो उसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस है, ठीक है। अच्छा, अब अगर स्त्री स्वयं विवाह के पश्चात उस पति को पसंद नहीं करती है, ठीक है, शी इज नॉट रेडी टू स्लीप विद हिम, देन शी हैज टू गिव परमिशन। तो इसमें कि तो फिर आपको अपने पति को परमिशन देना होगा, फिर आप माइंड नहीं कर सकते अगर वो किसी और के साथ सो के आया है तो, ठीक है, देन यू हैव टू अलाउ दैट। So basically, if you don't agree, then if he sleeps around, you have no right to say no. उसका मतलब आप परमिशन दे रहे हो, ठीक है। So this is one aspect. उसके बाद उसी तरीके से अगर एक पुरुष जो है वो अपनी स्त्री से द्वेष करता हो, उसे वो लड़की बिल्कुल पसंद ही ना हो, ठीक है, तो वैसे तो स्त्रियों के लिए हम आगे देखेंगे कि अकेले अकेले कहीं जाके रहना या किसी और के साथ जाके रहना, अकेले रहना, दिस इज नॉट परमिटेड। परंतु अगर पुरुष उससे द्वेष करता हो तब ही कैन नॉट स्टॉप हर। तो वो चाहे कि मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, या मैं इनके साथ जाके रहूंगी, या मैं उसके साथ जाके रहूंगी, या मैं भिक्षुकी हो जाऊंगी, कुछ भी, तो ये सब यू ऑल्सो कांट से नो, देन यू ऑल्सो हैव टू लेट हर डू व्हाटएवर शी वांट्स। अगर आप उसको अवॉइड कर, ठीक है, तो आप भी उसको मना नहीं कर सकते, उसको जो करना है उस बात कर सकते। अच्छा, अब सपोज दोनों ही एक दूसरे से द्वेष करते हो, तब क्या, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से द्वेष अगर करते हो तो इट सेज तो आप जल्दी से जल्दी छूट जाइए एक दूसरे से, ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी छूट जाइए। इट्स बेसिकली अ म्यूचुअल डिवोर्स व्हिच यू एग्री टू, पति और पत्नी अलग अपने अपने रास्ते चले गए, अपने को जो करना है करो, ठीक है। परंतु सपोज एक साइड वाला डिवोर्स चाहता है और दूसरी साइड नहीं चाहता, एंड इट इज ट्रू फॉर बोथ। अगर स्त्री डिवोर्स चाहती है और पुरुष नहीं चाहता देना, या अगर पुरुष डिवोर्स चाहता है और स्त्री नहीं चाहती देना, तो फिर डिवोर्स नहीं हो सकता। तो डिवोर्स जो है वो जब म्यूचुअली हो सकता है, जब दोनों एक दूसरे को डिवोर्स देना चाहे तो ही वो मोक्ष इसमें लिखा है, तो ही वो एक दूसरे से मुक्त हो सकते हैं। एक भी पार्टी अगर अनविलिंग है तो वो नहीं हो सकता, तो फिर आपका डिवोर्स जो है वो नहीं हो सकता। अच्छा, उसमें भी देयर इज अ ये कि अगर सपोज स्त्री में कोई दोष है, ठीक है, जो कहा सके, ऐसी कोई बीमारी है, ऐसा कोई अवगुण है, ऐसा कुछ है, ठीक है, विच इज जो प्रूव किया जा सके कि ऐसा है, उस सिचुएशन में पति अगर छुटकारा फिर भी चाहे, इवन दो इफ द स्त्री इज अनविलिंग, तो जो भी सारा स्त्रीधन था वगैरह वगैरह वो सारा देकर he can still ask her to go leave, ठीक है, he can still ask her। उसी तरीके से अगर पुरुष में कोई दोष है और स्त्री उसके साथ बिल्कुल रहना ही ना चाहे, ठीक है, अगर वो बिल्कुल चाहती नहीं उसके साथ रहना, तो she can also leave him, ये है, ठीक है, वो भी उसे छोड़ के जा सकती है, परंतु उस केस में उसे उसका स्त्रीधन नहीं मिलेगा, she has to let go of that। तो this is also a sort of a check and balance provided, ठीक है। तो there is a provision कि आप अलग हो सकते हो, even in that situation जहां एक साइड ही पार्टी विलिंग है। वैसे तो एक साइड पार्टी विलिंग हो और दूसरा साइड ना हो तो नहीं हो सकते, परंतु अगर आप ये कंडीशन मीट करना चाहो, अगर स्त्री कहे ठीक है मेरा स्त्रीधन जाने दो, मुझे छोड़ दो, तो दैट इज स्टिल अलाउड। या फिर पति कहे कि नहीं यार, आई जस्ट कांट लिव विथ हर, मैं उसका स्त्रीधन भी वापस लौटाने को तैयार हूँ, उसके ऊपर शुल्क देने को भी तैयार हूँ, तो ये हो सकता है। तो वैसे देखा जाए तो ये काफी क्या कहे, अकोमोडेटिंग फ्रेमवर्क है विद लॉट्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। बट ये सारे प्रोविजन सभी भी थे जो ह्यूमन साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर, रिलेशनशिप्स को ध्यान में रखकर ये सारे प्रोविजंस भी रखे गए, व्हिच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। परंतु एक चीज है कि अगर पहले 4 प्रकार से आपका विवाह हुआ हो, अगर धर्म विवाह हुआ हो, लास्ट 4 में तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपको जब चाहो यू कैन डू ऑल ऑफ दिस। परंतु ये सब कह के वो कहते हैं कि अगर पहले 4 प्रकार से आपका विवाह हुआ हो, देन देयर इज नो मोक्ष,
तो फिर देयर इज नो डिवोर्स पॉसिबल। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के लिए, जिसमें टिपिकली फर्स्ट 4 प्रजापति छोड़ दो, पर जो ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, ये वाला जो है इसमें प्रतिषेध है टिपिकली। ठीक है, इससे आप बाहर नहीं निकल सकते अगर इस प्रकार से आपका विवाह हुआ। तो बेसिकली इट्स सेइंग कि ब्राह्मणों के लिए तो बहुत ही कम चांस है आपको मोक्ष मिलने का, क्योंकि उनमें इन जनरल गंधर्व, असुर ये सब विवाह नहीं हुए होंगे। दिस इज इन एवरीबॉडी एल्स। ऑफ कोर्स प्रजापति तो किसी में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर वैसे टाइप से आपका विवाह हुआ हो अरेंज मैरिज के तौर पर, जिसमें वो आपका अरेंज मैरिज तौर पे किया, नॉट इन एनी अदर वे, तो कदाचित तो आपको मोक्ष, डिवोर्स इज नॉट अ ऑप्शन ऑन द टेबल। ठीक है, बेसिकली अगेन इट गोज ऑन टू शो कि ब्राह्मणों के लिए लाइफस्टाइल वाज लॉट मोर टफर देन एवरीबॉडी एल्स। एवरीबॉडी एल्स हैड मोर स्पेस टू डू व्हाटएवर दे वांटेड इन जनरल। ठीक है, एज आई सेड, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों के अलावा किसी और का धार्मिक विवाह होता ही नहीं था, बट इवन इन दैट परिस्थिति जो वैसा विवाह हुआ है उसमें मोक्ष, देयर इज नो डिवोर्स, ये भी उसमें दिया हुआ है। तो खैर, सो दैट्स द अदर थिंग। अच्छा, उसके बाद देन देयर आर सम थिंग्स अराउंड जो हमको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, पर एक स्त्री के मूवमेंट पर काफी सारे रूल्स है कि एक तो सपोज रात को या कभी भी पति घर पर आए और स्त्री दरवाजा ही ना खोले या उसको बताए बिना कहीं चली जाए। ठीक है, इस परिस्थिति में भी स्त्री को दंड मिल सकता है। इफ द ऑफ कोर्स अगर पति कंप्लेन करे तो, अगर पति जाके बोल दे कि अरे ये मेरे को घर पे नहीं आने दे रही है, या मैं होता हूँ तो कभी होती नहीं है वगैरह वगैरह, तो ऐसे मूवमेंट पर भी देयर आर दंड। स्पेशली रात को कहीं चली जाए बताए बिना तो भी दंड हो सकता है, ये हम और आगे देखेंगे। या फिर एक स्त्री पुरुष है हु आर नॉट रिलेटेड, जो कोई तरीके से रिलेटेड नहीं है, पर एक दूसरे के साथ अश्लील चेष्टाएं कर रहे हैं। ठीक है, शादीशुदा है या नहीं है, बट अश्लील चेष्टाएं कर रहे हैं इलीगल इनलेजिटिमेट रिलेशन के लिए, तो भी दोनों को सजा होगी। पुरुष को हमेशा दुगनी सजा होगी स्त्री से, तो ये भी है कि स्त्री को जितनी सजा होगी, इन्वॉल्व पुरुष उसको हमेशा दुगनी सजा होगी, तो ये भी उसमें प्रोविजन है। और क्या, हाँ, ऐसी स्त्री जो राजद्रोह करे, ठीक है, राजा के विरुद्ध कुछ कार्य करे, ऐसी परिस्थिति में राजा के डिसाइड और उसका स्त्रीधन जब्त किया जा सकता है। तो ये प्रोविजन लास्ट का है। अगले सेशन में हम चौथा अध्याय देखेंगे। खैर, सो वी फिनिश 2 चैप्टर्स आज। क्या क्या कमेंट्स है मैं देख लेती हूँ। Ishani says, how was it decided number of years they have to wait for getting a child, like who and how? ये मैं नहीं जानती ईशानी जी, 8 वर्ष क्यों, 10 वर्ष क्यों, 12 वर्ष क्यों, ये मैं नहीं जानती कि स्पेसिफिक क्या है। पॉसिबली देयर इज अ होप कि 8 वर्ष तक बच्चा ना हो, देन फाइनली यू कैन से कि अच्छा आगे ना होने के चांसेस बढ़ गए। ठीक है, क्योंकि मेडिकली कदाचित कुछ होता होगा। या 12 वर्ष तक आपको केवल स्त्री लड़कियां हुई है, देन देयर इज अ चांस कि आगे अब और एक तो उसके बाद आपको और प्रेगनेंसी चाहिए ना चाहिए, दैट इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन मार्क कि क्या करना है, स्त्री का क्या इसमें ये है। बट इज देयर अ साइंटिफिक मेट्रिक कि 8, 10, 12 क्यों? कुछ कारण होगा, तो भी मैं नहीं जानती। देयर इज नो रीजन गिवन स्पेसिफिकली कि ये टाइम फ्रेम क्यों दिया हुआ। द पॉइंट इज टू से कि यू स्टिल हैव टू वेट इट आउट फॉर अ फ्यू मंथ्स, कि आप तुरंत कर दो या ना कर दो, ऐसा ना हो, आपको वेट आउट करना पड़ेगा। बट हाँ, आई डोंट नो इफ देयर इज अ मेट्रिक टू डिसाइड। इनफैक्ट इसमें हम आगे भी देखेंगे, ये तो चलो स्त्री के लिए था, बट सपोज 8 वर्ष तक आपके पति विदेश गए हैं, ठीक है, और वापस नहीं आए, तो भी आप विवाह कर सकते हो। फिर वो वापस आ जाए तो भी कोई स्कोप, देन देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। ठीक है, देन ही लूजेस दैट अधिकार ऑन यू। अगर 8 वर्ष तक कुछ बताए करे बिना वो ना वापस आए, और उसमें भी है कि ऐसी परिस्थिति में 8 वर्ष तक आप वेट करोगे, ऐसी परिस्थिति में आप 10 वर्ष तक वेट करोगे, तो उसमें भी वो प्रोविजन है। ठीक है, बट एग्जैक्टली 8 या 10 या 12 क्यों, नॉट श्योर। इनफैक्ट अभी जो हमारा जो हिंदू कोड है उसमें भी ये है कि
7 वर्ष तक अगर देर इज ये कि इफ यू कीप वेटिंग और 7 वर्ष तक यू डोंट नो आपके पति ऐसे कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें उनको ट्रैवल करना पड़े और 7 वर्ष तक आपको ये अता पता ना हो, तो यू विल बी कंसिडर्ड, आपका डिवोर्स वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, आपको सारा फ्रीडम मिल जाएगा टू मैरी अगेन एंड स्टफ। अभी भी ऐसा है, देयर इज अ टाइम पीरियड डिसाइडेड। हाउ हैज दैट बीन डिसाइडेड, आई डोंट नो। कुड बी रोहित से पीक फर्टिलिटी को देखकर हो सकता है, फेयर इनफ, दैट कुड वेरी मच बी द रीजन कि सर्टेन इयर्स आफ्टर मैरिज। बट अगर तभी अगर से 12 मैच्योरिटी एज है तो 14-15 में भी हो अगर, तो इवन 10 वर्ष बाद शी इज ओनली 24-25, है ना। तो आई एम स्टिल नॉट श्योर वो कैसे देखते होंगे, बट हाँ, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस, जस्ट द ड्राइव इन द वुमन पर्सन हू नोस। सॉरी, आई थिंक मेरा थोड़ा सा ये हो गया। खैर, और कुछ? Poonam ji saying this means young bride of 12 had access to inform the law enforcement agency. Again, ये पूरा अगर हम कौटिल्य स्टेट देखें, कौटिल्यन स्टेट, तो यहाँ हर जगह जासूस है ना, जासूस है। घर वालों को किसी को पता और वो ना कंप्लेन करे तो उनको भी दंड मिल सकता है, वगैरह वगैरह, ये सब है। तो क्या उसको एक्सेस था नहीं था ये हम नहीं जानते, ठीक है, पर जासूस उनके हर जगह थे, तो पॉसिबल है कि उनके द्वारा ये पता किया जा सकता है, या कोई कंप्लेन कर दे, नेबर्स बताए, इससे भी कुछ हो सकता है। और क्या क्या प्रश्न है? सन कुल को आगे बढ़ाते ये कब आए? ये तो पैट्रिलिनियल सिस्टम में हमेशा से है, ऐसे ही बढ़ेगा ना। वो लिनिएज कैसे आगे बढ़ेगी? द सीड कम्स फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द फादर। तो द लिनिएज इज डिफाइंड दैट वे। ये तो हर जगह ऐसा है, लाइक इट्स अ ग्लोबल फिनोमेनन। जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, हर एक कल्चर में, एक्सेप्ट some here and there which have a matrilineal system, that is the patrilineal system. और क्या? ठीक है, आई थिंक बाकी सारे हो गए ना। और किसी कुछ कहना है? 5 मिनट बिफोर आई क्लोज। ठीक है, आई थिंक वी कैन क्लोज। आज कौन करेगा प्रार्थना?